हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। हम लोग देख रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में हम लोग देखे थे पहले हर्यक वंश के बारे में देखे थे। उससे पहले हम लोग देखे थे हर्यक वंश। उससे पहले हम लोग देखे थे बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद हम लोग देखे थे कौन सा, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश तक हमारा हो गया था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कौन सा, तो मौर्य वंश। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद की हत्या जो है सो किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए मौर्य सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था मौर्य वंश से पहले घनानंद के समय में, यानी नंद वंश के समय में। अब देखिए सिकंदर पहला ऐसा शासक नहीं था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले भी एक और विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में। पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर से पहले भी एक और विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर में। कौन सा था, तो वो था भारत के पाकिस्तान के बगल में है ईरान। पाकिस्तान के बगल में है, पाकिस्तान के उधर बाद है अफगानिस्तान के बाद है कौन सा, तो ईरान। ईरान में एक वंश था हखमनी वंश। ईरान का जो है एक वंश था हखमनी वंश। इसका राजा था कौन, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। इसी डेरियस प्रथम ने पहले जो है सो सिकंदर से भी पहले भारत में आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण किया था, सिकंदर से पहले आक्रमण किया था। ये इसने किया था किसके समय में, अजातशत्रु के समय में भारत में आक्रमण। अजातशत्रु से भी पहले उसके पिता बिंबिसार के समय में। बिंबिसार के समय में इसने भारत में आक्रमण किया था और कांधार और काबुल का जो इलाका था वहां पर में इसने आक्रमण किया था और उसको जीता था। ज्यादा समय तक नहीं रख पाया। फिर वहां इसी के कारण, इसी हखमनी वंश के आक्रमण के कारण, डेरियस प्रथम ने जो आक्रमण किया था, इसी के कारण भारत और ईरान का जो है व्यापारिक संबंध प्रारंभ हुआ। इसी के कारण, इसी डेरियस प्रथम के कारण जिसने जो आक्रमण किया था कांधार और काबुल के क्षेत्र में, वहीं पर में उसके बाद क्या हुआ, तो ईरान के साथ भारत का व्यापार प्रारंभ हो गया था। तो प्रथम विदेशी आक्रमण जो था, प्रथम विदेशी आक्रमण अगर क्वेश्चन में पूछता है तो वो ईरान का हखमनी वंश का था। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था भारत पर में, तो ईरान के हखमनी वंश ने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था। वो सिकंदर से पहले ही किया था, सिकंदर तो घनानंद के समय में था, ये बिंबिसार के समय में ही भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण इसने किया था, हखमनी वंश का था, डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था। अगर ऑप्शन में आपको सिकंदर से पहले हखमनी वंश के बारे में दिया हुआ है तो हखमनी वंश आपका आंसर मारेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं मौर्य वंश पर में। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसने कब स्थापना किया था मौर्य वंश का, तो इसने मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वह 322 ईस्वी पूर्व में किया था। 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के किया था। कहां, तो मगध पर में इसने किया था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बारे में देखिए बहुत सारी कहानियां हैं। इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इसके बारे में हमको इसके अभिलेखों से के द्वारा जानकारी मिलती है। विदेशी लेखकों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ पुस्तक हैं उससे हमको जानकारी मिलती है। और सबसे अधिक जो जानकारी मिलती है वह चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे अधिक जानकारी मिलती है। उससे सबसे अधिक जानकारी उसी से मिलती है, इस मौर्य वंश के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ठीक है, अब ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करने आए, इनका जब शासन हुआ था, इन्होंने जब मगध को जीता, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो उसके बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और कौन सा था, तो हाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों को क्या किया था, तो मगध में मिला लिया था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सब को क्या किया था इसने, तो मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बने, तो उसके इससे पीछे हम लोग पहले देखते हैं, इससे पहले कौन थे, घनानंद। घनानंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का 2 सेनापति था, कौन, तो एक था निर्याकस, जो कि जल सेना का प्रमुख था, वो क्या हुआ, तो वो तो वापस लौट गया। दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था कौन, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो थल सेना प्रमुख था, वो सिकंदर को वापस नहीं जाने देना चाह रहा था। उसको लग रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वो सिकंदर को रोकना चाह रहा था, लेकिन सारी सेना चली गई, तो इसी कारण से सिकंदर भी चला गया, तो उसको भी वापस होना पड़ा था। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद वो फिर वापस लौट करके आया, कौन, सेल्यूकस निकेटर फिर वापस लौट करके आया, कहाँ, तो मगध पर आक्रमण करने के लिए। मगध पर जब आक्रमण करने के लिए आया, तो इसको पता था कि मगध के सेना के पास बड़ी विशाल संख्या में हाथी हैं। मगध की सेना में बड़ी विशाल संख्या में हाथी की सेना है। तो ये क्या किया, सेल्यूकस निकेटर, तो उधर से रास्ते में जहां भी इसको हाथी मिलता गया, वो हाथियों की सेना लेकर के भारत पहुंचा। हाथी की सेना और रथ लेकर के पहुंचा था, कहाँ, भारत पहुंचा, और व्यास नदी को पार करने वाला था। इसको लग रहा था, सेल्यूकस निकेटर को तो पता था कि यहाँ पर मगध में किसका शासन है, तो घनानंद का, नंद वंश का शासन है, घनानंद राजा है। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा व्यास नदी को पार करके, तब देखा यहाँ पर किसको, तो यहाँ तब तक तो तख्ता पलट हो गया था। यहाँ कौन शासक बन गए थे तब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया था। तो अब सेल्यूकस निकेटर यहाँ तो व्यास नदी को पार करके तो आप यहाँ आ गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए भारी संख्या में हाथी लाया था। अब जो है ये बात पता चल गया किसको, तो चाणक्य को ये बात पता चल गई कि सेल्यूकस निकेटर जो है भारी संख्या में हाथी लेकर के आया है, और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में अधिक संख्या में घोड़े थे, हाथियों की संख्या बहुत कम थी, नगण्य थी। तो चाणक्य को ये बात पता चल गई कि ये भारी विशाल संख्या में हाथी लेकर के आ रहा है, लेकर के आ तो गया। तो अब चाणक्य ने क्या किया कि इसको मतलब कि तब तक बाहर ही, मगध के बाहर ही इसको तब तक घेर करके रखा, यानी रोक करके रखा, किसी बहाने से सेल्यूकस निकेटर की सेना को रोक करके रखा। कब तक, कि जब तक कि बिहार में बाढ़ ना आ जाए, मगध में, भारत में, इधर जो है भारत में वर्षा का पानी ना आ जाए। पानी जैसे ही आ गया, बाढ़ का समय आया, तब इसने क्या किया, इसकी सेना को, सेल्यूकस निकेटर की सेना को प्रवेश करने का अति दे दिया, छूट दे दिया कि इधर से जगह छोड़ दिया, उधर से इसको मतलब खुला छोड़ दिया, ताकि ये अब इधर प्रवेश कर जाए। अब ये तो अब भारी संख्या में हाथी लेकर के आया था। अब इधर भारत में आ गया था, इधर बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में क्या होता है, घोड़ा तो आराम से, आसानी से दौड़ लेता है, पानी में भी थोड़ा पानी रहता है, तो घोड़ा क्या होता है, आसानी से उसको पार कर लेता है। लेकिन हाथी क्या होता है, हाथी उसमें क्या होने लगता है, गिरने लगता है। अब हाथी गिरने लगता है, तो हाथी जब गिरता है तो उसको उठने में भी 10-15 मिनट का समय लगता है। अब एक हम लोग अगर गिरेंगे तो हम तुरंत उठ जाएंगे, लेकिन अगर 2 क्विंटल का आदमी अगर कोई गिर जाए तो उसको उठने में कितना समय लगेगा, मुश्किल भी होगी। तो उसी तरह हाथी इसकी सेना में थी, और हाथी क्या हो रहे थे, कादो और पानी के कारण हाथी गिर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में इसने स्वतंत्र घोड़ों को रखा था। इसने कैसे घोड़ों को रखा था, स्वतंत्र घोड़ों को रखा था, जैसे कि घोड़ा पर बैठ गए और तलवार लेकर के चल दिए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो आया था युद्ध करने के लिए, तो वो रथ लेकर के आया था, कि ये घोड़ा बंधा हुआ है, पीछे रथ पर बैठ करके हम युद्ध लड़ेंगे। तो पानी में तो रथ भी गया, फंसा उसका, हाथी भी गिरा, हाथी भी गया, हाथी का भी कोई काम नहीं आया, रथ भी इसका चला गया उसी में, पानी में, कीचड़ में जहां तहां फंस जाए। रथ पानी में कितना रथ दौड़ेगा, पानी में तो रथ दौड़ेगा नहीं। स्वतंत्र घोड़ा है, घोड़ा अकेला है तो कहीं भी दौड़ के पार कर जाएगा। पानी अगर है तो पानी को आराम से घोड़ा दौड़ करके पार कर जाता है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने मिल करके सेल्यूकस निकेटर की सेना को
पराजित करने का आयोजन मतलब प्रोग्राम बनाया और उसको पराजित कर दिया। मतलब युद्ध चलता रहा, तो युद्ध में जब देखा सेल्यूकस निकेटर जब देखा कि अब हम हारने वाले हैं, अब मेरे पास अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तब इसने क्या किया कि अपनी बेटी को आगे कर दिया। क्या क्या इसने शांति संदेश भेजा, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास शांति संदेश भेजा। और शांति संदेश में भेजा कि अब हम युद्ध रोकना चाहते हैं, और अपनी बेटी, इसकी बेटी थी हेलन, इसकी बेटी का नाम था हेलन। इसको क्या किया कि अब हम युद्ध रोकना चाहते हैं और युद्ध विराम के बदले अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देंगे, हम अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेंगे। तो इसने हेलन का विवाह क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। हेलन का विवाह क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। यह आया था युद्ध का नगारा बजाने के लिए, यहाँ शादी का शहनाई बजा के चला गया। ठीक है, अब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन का क्या हुआ? शादी हुई। तो इसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये चार जो है राज्य, ये चार जो राज्य क्षेत्र जीता हुआ इसका सेल्यूकस निकेटर का जो जीता हुआ था, ये चार जो क्षेत्र है, ये चारों राज्य किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये चार जो राज्य थे, चार क्षेत्र, चार राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। देखिए इतिहास गवाह है कि बिहारी जो है दहेज लेने में सबसे आगे रहता है और भारी भरकम दहेज बिहारी ही लेता है। तो अभी देखिए काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, चार गो राज्य दहेज में ले लिया। अभी इस चार में 2 देश बसा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें बसा हुआ है। तो बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर में आज 2 देश बसा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो बिहारी जो है दहेज लेने में ऐसे ही आगे रहता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन से शादी की, शादी हो गया। इसके बाद अब इसको जो है डर सताने लगा सेल्यूकस निकेटर को। क्या? एक तो हम युद्ध में हारे हैं, यहाँ आए थे युद्ध करने के लिए, अपनी बेटी का विवाह करा दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, ये है बिहारी आदमी, कहीं हम चले गए वापस, अब बाद में इसको थूर थार दिया तब कौन देखेगा। तो इसने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज, क्या किया? अपना एक दूत मेगास्थनीज को क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किस लिए? कि मतलब ये हमारा एक दूत है, इसको आप रखिए। इसको भेजा था सिखा करके क्या कि तुम हेलन का ध्यान रखना, कुछ दिक्कत हो तो हमको तुरंत चिट्ठी लिखना, हम आएंगे उधर से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए वहां पर में रह गया, तो इसको भी बिहार पसंद आ गया, यहाँ रहने लगा। रहते रहते कुछ दिनों के बाद इसने वहां पर में एक पुस्तक लिखी, इंडिका, जिसका कि नाम है इंडिका। इंडिया में रह करके लिखा तो इसलिए उसका नाम है इंडिका। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के और मगध, उस समय के मगध साम्राज्य के बारे में पूरा इतिहास इसमें लिखा उसके बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शादी हो गया किससे? हेलन से। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, इसको क्या मिला था? दहेज में मिला था। मेगास्थनीज इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत यहाँ रह रहा था, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कुछ दिन के बाद, जब कुछ दिन तक सब अच्छा खासा चलने लगा, तो कुछ दिन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज को बुलाया, कह रहे इधर सुनो, ये जो आया था सेल्यूकस, किस लिए आया था? आया तो था मान लो चलो युद्ध करने के लिए आया था, ये अपनी बेटी का शादी हमसे काहे करके चला गया। तभी कहा कि अरे महाराज, उसको जो है ना हाथी चाहिए था, इधर से उसको हाथी चाहिए था, उधर जो है हाथी नहीं मिलता है बढ़िया,
उधर का हाथी सब क्या है, सुस्त है, इधर का हाथी चाहिए था उसको। तब क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुला करके 500 हाथी दान में दिया। किसको? 500 हाथी किसको दान में दिया? सेल्यूकस निकेटर को। बहुत अच्छा, बहुत अधिक संख्या में दान करके दिए 500 हाथी ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दान दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को दान में दिया था। ठीक है, इसके बाद अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मगध साम्राज्य जो है फैल गया कहाँ तक, मगध साम्राज्य का जो है सीमा चारों ओर चंद्रगुप्त मौर्य फैलाने लगे। इसके बाद इसी के साथ इसने कहाँ कहाँ आकर किस किस क्षेत्र को मिला लिया? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, इस सब को मिला लिया। ऊपर से उधर कौशल प्रदेश, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र इनमें मिल गया। इधर पीछे जो है उत्तर साइड नीचे में बंगाल की पूरा बंगाल को इन्होंने मिला लिया अपने मगध साम्राज्य में। पूरा बंगाल, इधर उत्तर प्रदेश, इधर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस सब को क्या किए? तो इन्होंने आपस में मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए इधर जो है बंगाल को भी मिला लिया, ऊपर में इधर जो है इन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश को भी मिला लिया। तो उत्तर प्रदेश से एक अभिलेख मिला है गोरखपुर से एक अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? तो मिला है सहगौर का अभिलेख, सहगौर अभिलेख। गोरखपुर से एक सहगौर अभिलेख मिला है, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पर जो शासन था इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें एक बात लिखा हुआ है कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, वहां पर में एक बार अकाल आया हुआ था। तो अकाल आया हुआ था तो वहां पर में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि जितने भी धनी लोग हैं वो कुछ दान करें ताकि उससे गरीबों की सहायता की जा सके। मैं भी इसके लिए कुछ दान कर रहा हूं। तो इसने क्या किया था? तो पीएम केयर फंड की स्थापना की। तो पीएम केयर फंड, मैं भी दान कर रहा हूं और जितने भी जो भी लोग हैं इसमें दान करें जिससे कि गरीबों की सहायता हो सके। तो गोरखपुर से मिला है इसके लिए सहगौर का अभिलेख मिला है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया इधर उत्तर में, पूरब में विस्तार। अब पश्चिम में जो विस्तार था, पश्चिम में विस्तार का एक अभिलेख मिला है आपको गुजरात के जूनागढ़ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जिसको जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का बनवाया हुआ नहीं है। ये जो अभिलेख है ये वहां के राजा जो थे रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था, लिखवाया गया था। रुद्रदामन, यहाँ के राजा रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। इसमें लिखा हुआ था कि मैं रुद्रदामन जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, पुनरुद्धार करवा रहा हूं। यानी कि ये पहले से बना हुआ है, मैं इसका निर्माण नहीं करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसका पुनर्निर्माण करा रहा हूं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, सरकारी खर्च पर में बनवाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सरकारी खर्च पर में बनवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने इस बात की घोषणा की है कि ये इस सुदर्शन झील का मैं क्या कर रहा हूं? पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सरकारी खर्च पर में यहां बनवाया गया था। तो इससे पता चलता है कि पश्चिम में पूरा गुजरात तक, इधर काबुल, कंधार, मकरान, हेरात तो दहेज में मिला ही था। तो यहाँ तक इनका शासन फैला हुआ था। और नीचे जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक तक क्या था कि इनका मौर्य वंश का जो है शासन क्षेत्र फैल गया था। इसके बाद आप देखते हैं इसका जो पश्चिमी विस्तार था कहां तक था? तो इधर गुजरात और इधर काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहां तक में फैला हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में विशेष जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है अर्थशास्त्र से। वो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो अर्थशास्त्र जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य, इन्होंने लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र।
देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम था, एक और नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम है, क्या नाम है? तो विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, या इनको गुनी पुत्र भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम था गुनी, तो इनको गुनी पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र क्या था? तो क्या ये अर्थ माने इकोनॉमी से संबंधित था? तो नहीं, ये क्या था? तो ये राज व्यवस्था से संबंधित था। ये क्या था? राजनीति से संबंधित था। ये राजनीति से संबंधित था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में इन्होंने 15 अधिकरण दिए। 15 अधिकरण। ये 15 अधिकरण क्या है? तो 15 लेसन, अधिकरण यानी कि लेसन, 15 लेसन इसमें लिख दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। 15 लेसन में बना हुआ है अर्थशास्त्र। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि राजा के पास जो है 7 अंग होने चाहिए। राजा के पास 7 अंग होने चाहिए। अच्छा, 7 अंग कौन कौन से होने चाहिए? तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि एक तो पहले नंबर तो राजा जो है योग्य होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। घनानंद के जैसा क्या कहते हैं, राजा नहीं होना चाहिए। किसके जैसा राजा होना चाहिए? चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा राजा होना चाहिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही जो है, एक तो कुशल क्या कहते हैं, कुशल शासक, और उसके बाद एकदम ईमानदार शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक तो कुशल शासक और उसके बाद ईमानदार शासक थे। और इनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो खुद चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन? तो इसके प्रधानमंत्री खुद चाणक्य प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक कुटिल और क्या कहते हैं, एक महत्वाकांक्षी शासक, महत्वाकांक्षी राजा और ईमानदार शासक थे। ठीक है। तो कहा चाणक्य ने कि राजा जो है योग्य होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री। राजा का जो मंत्री परिषद होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, वो विश्वासु होने चाहिए, वो योग्य होने चाहिए। मंत्री भी योग्य होने चाहिए। ठीक है। कि जब तक योग्य मंत्री राजा को नहीं मिलेगा तब तक राजा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि राजा कोई भी कार्य अकेले कितना कार्य देखेगा? तो हर विभाग के लिए एक अलग अलग मंत्री को नियुक्त करता है। तो हर विभाग के लिए एक योग्य मंत्री को नियुक्त करना चाहिए, और वो मंत्री जो है उस विभाग का जो है जानकार होना चाहिए, और उस विभाग को उसको संभालने का तरीका आना चाहिए। तो एक उनको अमात्य राजा के पास सही होना चाहिए, यानी मंत्री सही होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कहा है कि क्षेत्र। राजा के पास क्षेत्र होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल होना चाहिए। जब तक उसके पास क्षेत्रफल नहीं रहेगा तो किस चीज का राजा? क्षेत्रफल ही नहीं रहेगा तो किस चीज पर वो राज करेगा? कहाँ राज्य करेगा? घर में राज्य करेगा। तो उसके पास एक अच्छा खासा क्षेत्रफल होना चाहिए, और अच्छा क्षेत्रफल होना चाहिए जिससे कि एक वो राजा का मतलब कि दर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पड़ोसी मित्र होने चाहिए। राजा के जो है पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। अपने पड़ोसी राज्य के साथ संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। जैसे अभी भारत का नेपाल के साथ कितना अच्छा संबंध चल रहा है, भूटान के साथ कितना अच्छा संबंध चल रहा है, वैसा ही अगर पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा चले, चाइना के साथ अगर अच्छा संबंध चले, तो क्या चाइना की तरक्की कम होगी? पाकिस्तान भी अभी जिस स्थिति में है उससे और अधिक स्थिति उसकी बेहतर हो सकती है। तो पड़ोसी मित्र, किसी पड़ोसी जो है तो मित्र होने चाहिए, उसके साथ उसका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए पड़ोसियों के साथ। ठीक है। तो राजा के मित्र अच्छे होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं कोष। राजा के पास कोष होना चाहिए, यानी कि धन होना चाहिए, ताकि हर चीज को व्यवस्थित कर सके। उसके बाद कहते हैं कि न्याय। राजा का जो न्याय की पद्धति होनी चाहिए, न्याय की प्रणाली होनी चाहिए, वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए। न्याय एकदम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सबको समानता का अनुभव हो, जिससे सबको समानता का, और कठोर न्याय भी होने चाहिए। कुछ कठोर न्याय भी होने चाहिए जिससे कि समाज में, देश में क्या होना चाहिए? अपराध रुके, जिससे क्या हो? अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। तो न्याय भी
व्यवस्थित न्याय होना चाहिए और कुछ मामलों में न्याय जो है कठोर न्याय भी होना चाहिए। तो ये 7 अंग राजा के बारे में उन्होंने चाणक्य ने बताया। कौन कौन सा? तो राजा, अमात्य, क्षेत्र, पड़ोसी मित्र, कोष और न्याय। ठीक है, तो ये सब चीज होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए? तो राजा के पास होने चाहिए। 6 हो गया ना। और उसके बाद एक देखिए 6 हो गया, राजा, अमात्य, क्षेत्र, पड़ोसी मित्र, कोष और न्याय। और एक होना चाहिए किलेबंदी, एक होनी चाहिए किलेबंदी, यानी उसका जो क्षेत्र है उसका किलेबंदी रहना चाहिए, किलेबंदी करके रखना चाहिए, ताकि कोई बाहरी आक्रमण अचानक से अगर आए तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसके क्षेत्र को या इसके राज्य को। या तो किलेबंदी करवाइए या चारों बॉर्डर पर चारों ओर से अच्छे से सेनाओं को सुव्यवस्थित रखिए, तो किलेबंदी करना चाहिए। तो ये 7 अंग जो है राजा के होने चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इन बातों का के बारे में बताया है। इसके बाद देखिए एक यूनानी जो है लेखक, एक यूनानी लेखक उसने एक किताब लिखा, एक यूनानी लेखक विलियम जोन्स, एक यूनानी लेखक जो है उसका नाम है जस्टिन। जस्टिन ने एक किताब लिखा, उसमें लिखा कि भारत में सेंड्रोकोटस का शासन है। भारत में का एक शासक है जिसका कि नाम है सेंड्रोकोटस। उसका जो प्रधानमंत्री है वो चाणक्य है। उसका जो प्रधानमंत्री है वह कौन है? चाणक्य है। वो जैन धर्म को मानता है। वो क्या करता है? जैन धर्म को मानता है। तो ऐसी बातें लिखी हैं। जस्टिन ने एक पुस्तक लिखी, यूनानी लेखक है, इसने पुस्तक लिखी जिसमें लिखा कि भारत का एक शासक है सेंड्रोकोटस, जिसका कि चाणक्य प्रधानमंत्री है। यह जैन धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म को मानता है। भारत में जब पता चला तो कहा सब चीज तो ठीक है, इस सेंड्रोकोटस कौन सा राजा आ गया भारत में? सेंड्रोकोटस, ये भारत में सेंड्रोकोटस कौन सा राजा आ गया? सेंड्रोकोटस कौन सा राजा आ गया? तो इस बात में यहां पर फिर आया एक विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इस बात की पुष्टि की, इस बात को स्पष्ट किया कि जस्टिन ने जिस सेंड्रोकोटस का जिक्र किया है वो सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है। किसने इस बात को स्पष्ट किया? तो विलियम जोन्स ने इस बात को स्पष्ट किया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो जस्टिन ने क्या लिखा कि सेंड्रोकोटस भारत का एक राजा है। तो अगर ये एग्जाम में भी पूछता है कि सेंड्रोकोटस किस राजा के बारे में किस राजा के बारे में सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया था, किस राजा के लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि एक यूनानी लेखक जस्टिन ने किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अच्छा खासा चल ही रहा था। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया? अब इनका आयु भी पूरा हो गए थे, बुढ़ा भी गए थे। अब इनका एक पुत्र था, क्या नाम था? बिंदुसार। उसका नाम था बिंदुसार। इन्होंने क्या किया कि अब अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बना करके स्वयं जो है भद्रबाहु के साथ, स्वयं जो है भद्रबाहु, जैन संत थे कौन? भद्रबाहु। इनके साथ ये कहां चले गए? कर्नाटक। कहां चले गए? कर्नाटक। अपने पुत्र बिंदुसार को क्या किया? राजा बना करके स्वयं जैन संत कौन थे? भद्रबाहु के साथ कहां चले गए? कर्नाटक। और कर्नाटक में संलेखन विधि के द्वारा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा 298 ईस्वी पूर्व में
298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने क्या किया, अपना जो है प्राण त्याग दिया। किसके साथ गए थे, तो जैन मुनि, जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखन विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। कब, तो 298 ईस्वी में। अब इनका पुत्र आया कौन, बिंदुसार। अब अगला जो शासक बना, कौन बना, तो इनका पुत्र बिंदुसार। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मौर्य वंश से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। धन्यवाद।